Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I'll start with my lecture which are based upon your digital system design, and that lecture is very much important for both CSC and electrical 6th semester student. I today start with my lecture number 11 which are came under unit 3 and also unit 4. So here here we can use what do you mean by generics, how that particular generics should be used in your component declaration and component instantiation, and why we need configuration, and what do you mean by configuration specification and design of combinational circuit. So that lecture is very much important for you. So firstly explain what do you mean by generics. It is often useful to pass certain type of information to design description from its environment. So, generics of an entity are declared along with sports in the entity declaration, and that only specify rise time and fall time delay and size of your interfacing port. Clear? So here we show one example of generics. उसने ये बोला है कि जेनेरिक्स क्या है, जेनेरिक्स क्या होते हैं. उसने बोला है कि जेनेरिक्स जो है वो हमें राइस टाइम और फॉल टाइम की इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं. तो जो हम लाइक प्रोग्राम के अंदर लाइक हम राइस टाइम बताते हैं कितना है, फॉल टाइम बताते हैं कितना है, और साइज ऑफ वो इंटरफेसिंग का पोर्ट्स क्या है, इन सभी की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जेनेरिक्स के पास होती है. तो नेचुरल सी बात है कि आप लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्लॉक की नीड तो है ही है. अगर क्लॉक आप अपने सर्किट में यूज कर रहे हो तो आपको राइस टाइम और फॉल टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करवाना पड़ेगा. और जो इंटरफेसिंग पोर्ट है, आप डिले का फंडा लेके चलते हो, तो इंटरफेसिंग पोर्ट है, साइज ऑफ इंटरफेसिंग पोर्ट को भी बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा. लाइक ठीक है. तो उसने ये बोला है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को बनाने जा रहे हो तो उस प्रोग्राम को बनाते वक्त एज पर योर लॉजिकल डिजाइन यू कैन क्लियर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर rise time delay, fall time delay, and your size of interfacing port. So these three things must be specified with the help of your generics. Clear? So here we done one example which are based upon your AND gate, in which we can use generics. Which generics क्या है, generics एक नेचुरल नंबर है सिंपली. अभी मैंने इस एग्जांपल में आपको कोई राइस टाइम और फॉल टाइम नहीं बताया. आपने सिंपली AND गेट का ऑपरेशन करना है. अब ये नहीं है कि AND गेट का ऑपरेशन कब तक चलेगा, दैट विल बी डन अप टू n, because the generics value start from your n is your natural number. Clear? Clear? तो आपने सिंपली पहले जो एंड गेट को आपने एंड गेट के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो आपको पता है कि एंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है. लेकिन आप इनपुट्स दिए जा रहे हो. क्लियर? तो वो इनपुट कितने टाइम चलेगी. क्लियर? जैसे आपने दो इनपुट दिए 0001 1011, तो दोबारा भी दे सकते हो. तो एन टाइम लूप चलाना हो तो आप जेनेरिक्स यूज करोगे. तो आपने जेनेरिक्स में एक एन नेचुरल नंबर क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. फिर आपने पोर्ट में ए इन बिट वेक्टर फ्रॉम 1 डाउन टू एन शो किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो प्रोग्राम टू इनपुट से नहीं है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम योर 1 to n इनपुट्स. क्लियर? लेकिन आउटपुट हमेशा किसी गेट की क्या होगी, एक होगी. क्लियर? ये एग्जांपल तब जेनेरिक्स का यूज तब पड़ता है जब आप किसी गेट को दो या तीन टर्मिनल से ज्यादा इनपुट शो कर रहे हो. क्लियर? तो उसने यहाँ पे n इनपुट्स लिए है. इट मींस अ गेट हैविंग n inputs and one output. Clear? So in that case you can define rather than your bit vector, you can use the generics in that case. Clear? बिट वेक्टर के अंदर भी कुछ स्पेसिफाई वैल्यू होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एन टाइम वैल्यू या n-1 टाइम वैल्यू है तो उसको हम जेनेरिक्स की फॉर्म में लेंगे. तो मैंने जेनेरिक्स में n नेचुरल नंबर ले लिया. ठीक है? हमारा पोर्ट में a जो है वो इन बिट वेक्टर है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n तक है. क्लियर? और z क्या है, हमारा आउटपुट है. इट मीन जो अगर एन गेट का सिंबल बनाए तो एन गेट के सिंबल में 1 से लेकर n तक आप इनपुट शो करेंगे, बीच में दो डॉट्स लगा देंगे और z आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी. फिर आपने उस प्रोग्राम को किससे बनाया है, जेनेरिक से बनाया, तो आपने यहाँ कीवर्ड क्या यूज किया है, जेनेरिक्स. क्लियर? उसके बाद कौन से जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखा जाएगा, किसका बनाना है, ऑफ एंड गेट इज. क्लियर? फिर आपने आपकी इनपुट पे हमेशा प्रोसेस रखा होता है, तो यहाँ पे ये बिहेवियरल प्रोग्रामिंग बन रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस स्टेटमेंट यूज की है जो आपके इनपुट एलिमेंट को एज एन प्रोसेस में लेके आएगी. क्लियर? रिमेंबर दीज थिंग वेरी केयरफुली, एंड आई विल also told about
in my previous lecture so many times, the process is not ended with your semicolon. Clear? So process carry a element where the process should be going on in the later part of the program. Clear? और वेरिएबल में अब अगर आप n इनपुट्स ले लो फ्रॉम 1 to n, तो जो आउटपुट है वो हर बार चेंज होगी। अगर वो चेंज हो रही है तो आपने एंड आउट को एज एन वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। किस टाइप का है? बिट टाइप का है। एक्चुअल में आपकी बिट तो z है, लेकिन z से पहले आपने उसको एंड आउट करवा दिया एक वेरिएबल के नेम से, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? बिट टाइप है। बिगिन शुरू किया तो फर्स्ट वैल्यू पे अभी आपके एन टाइप की वैल्यू क्या असाइन कराई हुई है आपने? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर यू कैन असाइन द वैल्यू टू योर एंड आउट इज 1। क्लियर? अब आप एंडिंग ऑपरेशन करोगे। क्लियर? एंडिंग ऑपरेशन करने के लिए लूप कितना टाइम चलेगा? फ्रॉम 1 to n। अब देखो आउटपुट जो है वो एक एक के साथ एक एक केस चेंजेस फ्रॉम ईयर 1 to n। क्लियर? सो आप A1 A2 A3 इस तरह से जो बिट इनपुट पे हैं उसको आउटपुट के साथ क्या करवाओगे? एंड करवाते जाओगे। क्लियर है? कहाँ तक करवाओगे? अप टू n तक, क्योंकि ये लूप कहाँ तक चलना है? अप टू n तक। तो यहाँ पे एक एक की वैल्यू n टाइम्स क्या होगी? आपकी चेंज होगी, और वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? आपके एंड आउट को। अब आपने जो लूप शुरू करवाया उसका एंड होगा, और लास्ट में जो भी वैल्यू होगी एंड आउट की वो किसको असाइन हो जाएगी? जेड, क्योंकि जेड वी कैन यूज एज एन आउटपुट। और आप ये भी कह सकते हैं कि एंड आउट यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो आपने यूज किया है। आफ्टर गेटिंग योर फाइनल वैल्यू यू असाइन द एंड आउट वैल्यू, यू कैन से दैट इज अ वेरिएबल टू योर जेड, दैट इज ओरिजिनल वन। आपने प्रोसेस को शुरू किया था तो वो प्रोसेस आपका एंड हो गया। लास्ट में आपने लिखा है एंड जेनेरिक्स एग्जाम्पल, ई एक्सटेंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है। अब हम इन जेनेरिक्स का यूज करेंगे इन एंटिटी डिक्लेरेशन के अंदर, कंपोनेंट डिक्लेरेशन के अंदर, कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेरेशन के अंदर। तो मैं जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करने वाली हूँ उसमें मैंने इन तीनों को आपके एक प्रोग्राम के थ्रू कवर किया है। दैट शुड बी सी वेरी क्लियरली हियर, दैट इज पार्ट योर एंटिटी डिक्लेरेशन। क्लियर? तो इसमें देखो वही सेम चीज जो मैंने पीछे आपको एक प्रोग्राम बनाया है यूजिंग एंड गेट का, उसका जो ये वाला पार्ट है दैट विल बी कम विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक्स। आपने जेनेरिक्स का भी यूज किया है और एंटिटी डिक्लेरेशन को बताया। इट मींस जेनेरिक्स यूज इन एंटिटी डिक्लेरेशन, हाउ इट इज यूज्ड इन योर एंटिटी डिक्लेरेशन। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हमने एंटिटी नैनगेट के नाम से डिक्लेयर की है। ठीक है? जेनेरिक्स को मैंने लाइक एक वैल्यू असाइन की है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। इट मीन्स अब वो जो लूप है वो ओनली 2 टाइम्स चलेगा, ना कि n टाइम चलेगा, एज पर माई प्रीवियस एग्जाम्पल। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू एज पर योर एंटिटी डिक्लेरेशन आपने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी कि उसकी वैल्यू कितनी है? इंटीजर टाइप की है लेकिन वैल्यू कितनी है? 2 है, विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आपने पोर्ट के अंदर जाके a एज एन इनबिट वेक्टर क्या करवाया आपने? m डाउन्स टू 1। क्लियर है? और z क्या हो गया आपका? आउटपुट वेक्टर। क्लियर? एंड लास्ट में आपने उस एंटिटी को क्या करवा दिया है? एंड करवा दिया है। क्लियर? हम n डाउन्स टू m डाउन्स टू 1 होगा। क्लियर? इट मीन्स वो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 और 1 इसके दो ही सिग्निफिकेंस बनेंगे। क्लियर? डाउन्स टू 1 है ना, तो m की वैल्यू इंटीजर टाइप की कितनी है? 2 है। तो यहाँ वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। क्लियर? और इसकी सिग्निफिकेंस नहीं बन सकती, आपने वैल्यू ही 2 से स्टार्ट करवाई है। मान लो अगर वो 4 से स्टार्ट होता तो 4 3 2 1 उसके 4 सिग्निफिकेंस बनते। क्लियर? तो आगे मैं अब उसी जेनेरिक्स को आपके पहले मैंने आपने कैसे यूज करना है एंटिटी और विद इन डिफिनाइट वैल्यू, आई कैन शो वन एग्जांपल इन माय प्रीवियस एंड दैट कमिंग स्लाइड्स। सो इसमें मैंने अब एक डिक्शनरीज को क्लियर करूंगी इन योर आर्किटेक्चर बॉडी। सो हमने एक अनदर एंटिटी ली है जेनेरिक्स के नाम से, जेनेरिक्स का एग्जांपल लिया है। सिंपली मैंने अभी उसके अंदर कोई इनपुट या आउटपुट डिफाइन नहीं किए, उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले मैंने सिंपली एंटिटी का नाम लिख के उसको एंड कर दिया। सो दैट पार्ट विल बी बिहेव एज एन एंटिटी डिक्लेरेशन। फिर आप जिस की आपने एंटिटी डिक्लेयर की है उसी का क्या बनाओगे? आप आर्किटेक्चर बनाओगे। तो मैंने उसी का क्या बनाया? आपका आर्किटेक्चर बनाया है। ठीक है? अब क्या करना है आपने? अब आपने सपोज करो कि आपने सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर क्योंकि ये आपने जेनेरिक्स का यूज किया है इन योर कंपोनेंट इंस्टेंटिएशन, और यू कैन से जब आप प्रोग्राम को स्ट्रक्चरल स्टाइल्स मोल्डिंग से बना रहे हो तो उस केस में आप उस कंपोनेंट इंस्टेंटेशन वाले पार्ट के अंदर आपने ये बोला था कि स्ट्रक्चर स्टाइल मोल्डिंग के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड योर कंपोनेंट डिक्लेरेशन, और जहां आपने पोर्ट मैप लिखा था दैट इज कॉल्ड योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन। क्लियर? सो दैट बोथ ऑफ द पार्ट आर वेरी मच डिफर बिटवीन ईच अदर।
तो वो क्या करेगा, जैसे उसने कंपोनेंट नैंड गेट डिक्लेयर किया है, ठीक है, उस कंपोनेंट में कोई इंटीजर ले लिया, ठीक है, एम नाम का इंटीजर लिया नैंड गेट का, ठीक है, एम एम वैल्यू है उस इंटीजर की, क्लियर, नोट यू कैन डिफाइन एनी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने सिंपली एम वैल्यू ली अप टू एम तक, इट मीन्स वो 1 to m तक इंटीजर वैल्यू लेगा इसके लिए, नैंड गेट के लिए, ठीक है। उसमें जो ए है, अगर वो बिट इंटीजर जो है वो बिट वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करना हो, उसे एक वैल्यू देनी हो, तो क्या चलेगा, m डाउन्स टू 1, और z क्या हो जाएगा आपका आउटबिट, क्लियर, एज पर माई प्रीवियस एग्जाम्पल। आपने जिस कंपोनेंट को डिक्लेयर किया है उसको एंड कर दिया, अब यहाँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं ली, लेकिन यहाँ पे आपने वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर से उसको वैल्यू क्या की है, असाइन की है, क्लियर। फिर आपने वही सेम बिट वेक्टर लिया, जिसको आपने 1 to n तक, यहाँ पे m डाउन्स की फॉर्म में और यहाँ 1 to n तक कोई वैल्यू क्या करवाई हुई है, इनपुट करवाई हुई है, z आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट, इट मीन्स दोनों के आउटपुट सेम है, इट मीन्स नैंड गेट और एंड गेट की कम आउटपुट क्या हो रही है, z में कंबाइन हो रही है, क्लियर। अब जो चीजें आपको बीच में दिख नहीं रही होंगी उसको आपने सिग्नल टाइप में ले लिया, दैट इज कॉल्ड योर S1 S2 S3 एंड S4, दीज आर ओवरऑल कॉल्ड योर सिग्नल, क्लियर। अब आपने जो एस ए है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे जो लाइक आपको एक ब्लॉक, लाइक एक ब्लॉक्स दिखे, सॉरी, गेट्स की फॉर्म एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उस गेट्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर के अंदर आपने चार बीच में जो सिग्नल आ रहे हैं, एस ए, एस पी, एस सी और एस टी, सिंपली आपने उस सिग्नल्स के बिट वेक्टर को डिफाइन किया है। एक बिट वेक्टर आपने 1 to 5 लिया है, दूसरा 2 डाउन टू 1 लिया है, तीसरा फिर अगेन 1 to 10 एंड चौथा 5 डाउन टू 0, क्लियर। तो अब आप इसका यूज कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन के अंदर कैसे करोगे, क्लियर। तो ये कैसे होगा, जैसे आपने तीन अपने स्ट्रक्चर के अंदर सो मेनी टाइम आपने क्या यूज कर रखा है, लाइक नैंड गेट, एंड गेट और एंड गेट यूज कर रखा है, क्लियर। तो उसने क्या किया कि एज पर फिगर यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या करेंगे कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने एक नैंड गेट लिया, ठीक है, उसका ये लेबल हो गया, यहाँ आप कंपोनेंट इंस्टेंटेशन के अंदर क्या लिखते थे, पोर्ट मैप लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आपने जेनेरिक यूज किया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जेनेरिक मैप लिखोगे। अब देखो ध्यान से, नैंड गेट है, नैंड गेट फंक्शन आपका यहाँ से डिक्लेयर हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है, तो आपने सिंपली कोई वैल्यू ली 6, वो सिंपली जाके उसके ऊपर राइट हो जाएगी, क्लियर, क्लियर। अब उस नैंड गेट की पहले इनपुट आएगी फिर आउटपुट आएगी, तो यहाँ नैंड गेट की इनपुट क्या है, अगर आपने 6 डिफाइन किया है तो कौन सा बिट वेक्टर उठाएगा, वो 5 डाउन टू 0, ठीक है, जो कि क्या है आपका एस डी है, तो एस डी आपका क्या होगा, इनपुट होगा, और आउटपुट क्या होगा आपका S1, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो क्योंकि आपने एस डी उठाया है, तो एस डी 6 वैल्यू कहाँ से, इनमें जो आपने वेरियस बिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं उनकी 6 वैल्यू यहाँ से आई है, पाँच पाँच डाउन टू 0 से, टोटल वैल्यू 6 होंगी, तो वो इस कंपोनेंट के पास जाएगा, उसकी 6 वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ पोर्ट मैप के थ्रू, पहले इनपुट क्या होगी, ये वाली जो गिवन है वो आपकी इनपुट होगी, और जो सिग्नल है वो आपके क्या बन जाएंगे, आउटपुट बन जाएंगे। फिर उसने अनदर लिया A1, A1 के लिए वो इस कंपोनेंट को इंस्टार्ट करेगा यहाँ, दैट विल बी यूज एंड के डिक्लेरेशन, उसमें आपने जेनेरिक की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 5, लेकिन यहाँ कितनी कर रहे हो 10, तो उसके ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो जब वो ओवरराइट होगी तो वो कौन सी स्टेटमेंट उठाएगा, एस सी, इट मीन्स 1 to 10 वाली, क्योंकि आपने 10 वैल्यू ओवरराइट की है। अगेन यू कैन राइट द पोर्ट मैप, पोर्ट मैप के अंदर वही सेम 1 to 10 के लिए इनपुट क्या होगी, एस सी, और आउटपुट क्या होगी आपकी S3, क्लियर। Again you can came under with your you can say again you can use one more AND gate with port map. आपने सिंपली यहाँ पे कोई जेनेरिक्स यूज नहीं किया, अगर करना भी चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे उसने यहाँ यूज किया है पोर्ट मैप, पोर्ट मैप के अंदर एक वैल्यू डाली है ऐसे, ऐसे के अंदर के अकॉर्डिंग वो कितनी वैल्यू उठाएगा, ऐसे किसके लिए है, ऐसे जो है वो आपका यहाँ पे लाइक कोई भी गेट प्रेजेंट नहीं है जिसको आपने इस नाम से डिफाइन करवा रखा हो, तो यहाँ पे जो आपका एस ए एंड S4 है, SA एंड S4, ऐसे को है 1 to 5, 1 to 5 के अंदर वो 5 लेगा वैल्यू, और उन 5 वैल्यू को पहले इनपुट और फिर आउटपुट, इस दोनों के थ्रू क्या करवा देगा, आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देगा। फिर आगे नैंड गेट N2 लिया, उसके अंदर भी सिंपल वाला पोर्ट मैप लिया, नोट यूज एनी जेनेरिक पोर्ट मैप, अगर तो सिंपल वाले है तो सिंपल वो यहीं से फेच हो जाएंगे,
क्लियर है? जैसे मान लो आपने A2 लिया, A2 किसके लिए, एंड गेट के लिए है, तो एंड गेट के लिए आप क्या उठाओगे, एंड गेट ये वाला है, किसको उठाएगा, वो SA को उठाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, N2 नैंड गेट है, तो उसके लिए वो SB एंड SB और S2 को उठाएगा। क्लियर, यानी कि जो दो कंपोनेंट आपके रह गए हैं वो आपके विदाउट पोर्ट मैप वाले हैं, और नीचे वाले क्या हैं, विद पोर्ट मैप वाले हैं। तो इस तरह आप किसी भी एंटिटी को डिक्लेयर कर सकते हो। यू कैन से आल्सो यूज जेनेरिक्स इन योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट। क्लियर। अब मेन मीनिंग इसका कैसे क्लियर होगा आपका, कि उसने ये चीज लिखी हुई है कि एंड गेट कंपोनेंट इज इंस्टेंटेनेटेड, नो जेनेरिक मैप इज स्पेसिफाइड एज इन इंस्टेंस A2, द वैल्यू ऑफ जेनेरिक स्पेसिफाइड इन द कंपोनेंट डिक्लेरेशन, दैट इज 5 is used in the case of N1. Again, generic map 6 is override, the value is assigned to generic in the entity declaration for NAND gate. Figure shows a comment for illegal sense. Neither the instantiation and nor the declaration apply value for the generics. It means जो वैल्यू आपने कंपोनेंट को डिक्लेयर करवाई हुई है, जिस वैल्यू के लिए आपने कंपोनेंट को जेनेरिक वर्ड से डिक्लेयर किया हुआ है, उन्हीं के लिए आपका जेनेरिक पोर्ट मैप यूज होगा। इसके अलावा किसी के लिए भी वो जेनेरिक मैप यूज नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। अब उसने बोला है कि अब आपने फर्स्ट, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की तो मैंने बोला था generics carry your information of your rise time and fall time delay, and also carry the information of your size of interfacing port। तो उसने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया है, जेनेरिक्स के अंदर उसने प्रोपेगेशन टाइम की वैल्यू हाई टू लो और लो टू हाई टाइम टाइप की पहले डिक्लेयर करवा ली। अब आपने कोई नोर गेट लिया, उसकी दो इनपुट है और एक क्या आपकी आउटपुट है। आपने नोट टू को विद द हेल्प ऑफ डिले के थ्रू यूज करना है। यहाँ पे उसने टेम्प को क्या वैल्यू असाइन किया, आपने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, लाइक जेड को जाने से पहले वो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन होगी। तो अगर टेम्प आपका वेरिएबल है तो यहाँ पे उसने सिग्नल की फॉर्म में टेम्प को बिट टाइप की फॉर्म में डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब टेम्प को क्या जाएगा, नोट ऑफ A प्लस A और B, क्योंकि सॉरी नोर गेट क्या करता है, ए और बी दोनों के कंटेंट को वो और करता है। क्लियर, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपका नोट। अब जब उसका कॉम्प्लीमेंट नोट होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, जेड को। ठीक है। अब जेड की वैल्यू, जो जेड को क्या वैल्यू साइन होगी, टेम्प की। लेकिन टेम्प की वैल्यू कैसे साइन होगी, विद आफ्टर पीटी प्रोपेगेशन टाइम फ्रॉम हाई टू लो व्हेन टेम्प इज जीरो, यानी कि जब टेम्प की वैल्यू जीरो आएगी तब पीटी हाई टू लो होगा, यानी कि प्रोपेगेशन टाइम। लेकिन अगर एल्स, इसके अलावा, यानी कि अगर प्रोपेगेशन टाइम की वैल्यू लो टू हाई है तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी आपकी, वन साइन होगी टू ईयर टेम्प। क्लियर। सो एंड, तो इस तरह हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जेनेरिक्स की फॉर्म में जो पीटी एचआर और एलएच टाइम हमने डिक्लेयर करवाए थे, उनका यूज हमने किस में यूज किया है, अपनी असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, यू कैन से सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर। सो हमने ये एग्जांपल को डाटा फ्लो मोल्डिंग सेल से कवर किया है। नेक्स्ट वी कैन कम विद जेनेरिक्स यूजिंग कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन। ठीक है। तो जैसे वही सेम है, आपने जेनेरिक्स क्या डिक्लेयर करवाए हुए हैं, लो टू हाई, हाई टू लो, फॉर किसके लिए, आर्किटेक्चर और नोर और टू के लिए। तो अगर आपने कैसे कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, आपने क्या किया है यहाँ पे, एक नोर, आपने आर्किटेक्चर के अंदर तीन गेट्स लिखे हैं, और नोर एंड और। क्लियर। तो यहाँ पे उसने ओनली नोर लिखा हुआ है, नोर को उसने यूज किया है। तो नोर के लिए आप जेनेरिक मैप लिखोगे, उस जेनेरिक मैप में जब आपने इनपुट को लिखा है प्रोपेगेशन टाइम फ्रॉम हाई टू लो एंड प्रोपेगेशन टाइम फॉर लो टू हाई, ठीक है, तो इसके लिए आपकी इनपुट्स क्या हो जाएगी, 5 और 3। ठीक है। और पोर्ट मैप किसके लिए बनेगा, पोर्ट मैप के लिए आपकी इनपुट क्या आ रही है, A और B, और आउटपुट क्या आ रही है आपकी S1। क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड यार सिंपल वाला पोर्ट मैप। और जेनेरिक्स में आपने जो वैल्यू डिफाइन करवाई थी वो आपने यहाँ वैल्यू दे दी, फ्रॉम पोर्ट रनिंग इन योर लाइक यू कैन से 5 और 3 नैनो सेकंड डिक्लेयर करवा रखी है, तो वही टाइम की वैल्यू आपने यहाँ डिक्लेयर करवाई हुई है। तो जेनेरिक्स का यूज हमने विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक्स मैप्स के अंदर, आपने वो चीज कंपोनेंट को डिक्लेयर की थी, और उसका किस में यूज हो गया, कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड जेनेरिक्स मैप। क्लियर। तो अब वो जेनेरिक्स मैप यूज हो जाएगा। उसके बाद जिसके ऊपर लगाना है, आपकी इनपुट क्या है, A और B, आउटपुट क्या है आपकी S1। क्लियर। Again you can use the port map for N2 node 2, again you can change the time here and also use the port map। तो पोर्ट मैप के अंदर वही सेम क्या होगा, आपका पहले इनपुट होगी फिर आउटपुट होगी। तो उसने आपकी इनपुट ली हुई है, सॉरी S1 और S1, और आउटपुट क्या ली हुई है आपकी C।
अब आता है कि हम जेनेरिक्स का यूज कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड द कॉन्फ़िगरेशन। सम टाइम इट मे बी कन्वीनिएंट टू स्पेसिफाई मल्टीपल व्यूज फॉर ए सिंगल एंटिटी एंड यूज एनी वन ऑफ दीज फॉर सिमुलेशन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल व्यूज होते हैं किसी भी सिंगल एंटिटी के, ठीक है। तो हमने किस टाइम में कौन सा व्यू किस एंटिटी डिक्लेरेशन के साथ अटैच करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। तो इसलिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। तो उसने क्या बोला है, दिस कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग स्पेसिफाई वन आर्किटेक्चर बॉडी फॉर ईच व्यू एंड यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन टू पॉइंट द एंटिटी टू डिजायर्ड आर्किटेक्चर बॉडी। जैसे हमारे पास कई तरह की आर्किटेक्चर बॉडी है, तो एज पर एंटिटी डिक्लेरेशन which type of entity declarer should be attached to your which architecture body, that should be decided by your configuration declaration, clear। और कैसे कॉन्फ़िगरेशन, तो उसने यहाँ पे जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट डिक्लेयर मे हैव इट्स नेम एंड नेम टाइप्स एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड जेनेरिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दीज एंटिटीज। सपोज करो कंपोनेंट हमने O2 के नाम से डिक्लेयर करवा रखे हैं, तो हमारे पास दो इनपुट है, ए बी एज एन इनपुट एंड जेड एज एन आउटपुट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ पता है आपको, इसमें क्या करेंगे हम कि एंड द एंटिटी दैट अबव कंपोनेंट में पॉसिबली बी बाउंड टू आर। जैसे उसने एक यहाँ जैसे इसने तो सिंपली एंटिटी डिक्लेयर किया है, अब उसका जेनेरिक्स की फॉर्म में यूज कैसे होगा, उसने एंटिटी को और जेनेरिक्स के नाम से शो कर दिया, क्लियर। जिसके अंदर उसने अगर जेनेरिक्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कंपोनेंट के नेम चेंज कर दिए। यू कैन यूज हियर, सिंपल वाले में आपने ए बी यूज किया, जेनेरिक्स वाले में आपने एल एम यूज कर लिया। यहाँ पे आउटपुट बोर्ड क्या जेड है और यहाँ क्या आपका एन है, क्लियर है। सो इस तरह आप विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक्स एंटिटी को डिक्लेयर भी कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है कि आपने जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन देयरफॉर इज यूज्ड टू बाइंड। तो ये मैंने पहले भी बताया, कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, हमारी एंटिटी डिक्लेरेशन को आपकी आर्किटेक्चर बॉडी के साथ क्या करती है, बाइंड करती है, क्लियर। सो उसने ये बोला है, कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट हैव एनी सिमुलेशन सिमेंटिक्स associated with its only specify how the top level entity is organized in terms of lower level entities by specifying the binding and बाय स्पेसिफाई द बाइंडिंग बिटवीन द एंटिटी। तो हम उनको किस में यूज कर सकते हैं, एक तो आर्किटेक्चर बॉडी में और एक कंपोनेंट डिक्लेरेशन में जेनेरिक्स का यूज कर सकते हैं, और या फिर हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो अब हमने उस चीज का यूज किस में करवाया, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो उसने क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, अ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड टू बाइंड कंपोनेंट इंस्टेंटिएशन टू स्पेसिफिक एंटिटी दैट आर स्टोर्ड इन अ डिजाइन लाइब्रेरी। यानी कि जो एंटिटी हमारी डिजाइन लाइब्रेरी के साथ में सेव पड़ी हुई है, उस एंटिटी को वो कंपोनेंट इंस्टेंटिएशन के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा, क्लियर। सो द स्पेसिफिकेशन अपीयर्स इन द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ब्लॉक in which the component are instantiated, clear। So that part is very much important for you। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल शो किया है, लाइब्रेरी में उसने LHS lib नाम की एक सीमोस की लाइब्रेरी बनाई है। उसने एंटिटी के अंदर क्या डिजाइन करना है, फुल एडर डिजाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, पोर्ट के अंदर वही सेम, अगर आप फुल एडर ले रहे हो तो 3 उसकी इनबिट होंगी और एक सम और कैरी उसकी क्या हो जाएंगी, आउटबिट हो जाएंगी। अब हमें पता है कि आपका जो फुल एडर है वो एक्सोर गेट, एंड गेट और ओर गेट से बनता है। तो मैंने उस फुल एडर को क्या करवाया है, यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है। इन योर स्ट्रक्चरल स्टाइल मॉडलिंग में सबसे पहले आप कंपोनेंट को डिक्लेयर करवाते हो। तो अगर आपको फुल एडर का सबसे पहले आप लॉजिकल डायग्राम बनाना, जैसे मैंने कल प्रीवियस वीडियोस में शो कर रखा था, तो आपने उसमें एक एक्सोर गेट यूज करोगे, एक एंड गेट और ओर गेट, आप तीनों को डिक्लेयर करवा लोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सोर को डिफाइन करो तो उसकी 2 बिट होती हैं, ए बी एज एन इनबिट एंड सी एज एन आउटबिट, क्लियर। अगेन यू कैन यूज L2 with another inputs, that is A0 A1 as an input and Z as an output। Again you can use जहाँ पे दोनों combine होंगे, यानी कि सम और कैरी की आउटपुट आएगी, उसके लिए हमें और गेट चाहिए। तो उसके लिए आपने वही सेम ए बी एज एन इनपुट एंड सी एज एन आउटपुट, क्लियर। तो आपने क्या किया, उन कंपोनेंट को डिक्लेयर करवा लिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यूज x1 x2। उसने बोला है कि आपके दो एक्सोर यूज होते हैं, तो हमने स्पेसिफिकेशन पहले बता दी कि हमारे पूरे सर्किट के अंदर दो दो एक्सोर गेट यूज होंगे, इसलिए हमने x1 x2 लिया, जो कि क्या है, आपके एक्सोर हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एक एंड गेट यूज हुआ है N2,
तो वो भी उसने क्या कर पहले बता दिया कि क्या होगा पोर्ट मैप के अंदर। उसके अंदर जो बी वैल्यू है वो A1 को जाएगी, और जो एच एस जेड की वैल्यू है वो जेड को जाएगी, और एच एस ए की वैल्यू किसको जाएगी, आपके A0 को जाएगी। क्लियर? तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमने पर्टिकुलर कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन से उस पर्टिकुलर जो हमने स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको हम उस कंपोनेंट से क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही फिर ओ जितने भी और गेट यूज होंगे उसको किस प्रोग्रामिंग से बना रखा है, सीमोस लाइब्रेरी से बना रखा है, तो उसने वही सेम चीज फिर डिस्क्राइब की है, यूज एंटिटी वर्क ए गेट बॉडीज। सो दैट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। मतलब कि उसने कहने का मतलब कि यहाँ आपने जो एंटिटी डिक्लेयर की है, अगर आपने कोई लॉजिक सर्किट बनाया है उसमें एक से ज्यादा सेम चीजें यूज हो रही है, जैसे एक्सोर गेट 2 टाइम यूज हो रहा है, एंड गेट 2 टाइम यूज हो रहा है, तो उसको सिंगल टाइम हम स्पेसिफाई करवा देंगे, उसका फिर हम यूज करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर। जैसे उसने यहाँ कंपोनेंट एक्सोर गेट लिया है वही सेम, ये एक एक्सोर गेट 1 है, उसकी आउटपुट को नेक्स्ट दे दिया, वो क्या आ गई आपकी सम। क्लियर? फिर उसने वही x2 लिया, तो xg को पोर्ट मैप की वैल्यू क्या जा रही है, एक्सोर गेट 2 को x2 लिया। पहले एज पर द फिगर वही आपने एक आर्किटेक्चर बॉडी डिजाइन किया, पहले इनपुट इनपुट, इसमें आपने जेनेरिक्स मैप का यूज नहीं किया। Clear? So that part is not important for you. Again, you can come with your last design. That is called your, what do you mean by combination circuit? How you can design with the help of your VSDL code. If time is left, then in between video, that is not important for you, but I will explain later part. So entity आपने 2:1 mux बनाई। अगर आप देखे जाए तो mux में 2 इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। क्लियर? अगर उसकी 2 इनपुट है एक आउटपुट है, तो एक क्या होगी, उसकी सेक्वेंस होगी जो उसको लॉजिक को काम करवाएगी। क्लियर? क्लियर? तो मक्स में क्या है, 2 इनपुट है, ए बी लिया, वो आपका इन एसटीडी लॉजिक है। ठीक है। फिर आपने क्या लिया, एस जो है आपकी सिक्वेंस है। अगर आपने 2:1 बनाया है तो 2 कैसे आया, 2 पावर 1 करने पर। ठीक है। तो इसके लिए आपकी लॉजिक सर्किट की जो कंट्रोल लाइंस होगी वो भी क्या होगी, आपकी 1 होगी। क्लियर? देन वाई को आपने क्या लिखा है, आउट एसटीडी लॉजिक। अब आपने इस प्रोग्राम को बिहेवियर स्टाइल से बनाया है। सो राइट हेयर आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ 2:1 मार्क्स इज। ठीक है। अब प्रोसेस किस पे लगता है, आपके इनपुट पे लगता है। तो आपने प्रोसेस के अंदर क्या डाल दिया, ए बी एंड एस तीनों डाल दिए, और एस को एज ए केस बना लिया, केस एस पे। वो क्या, अगर तो केस के अंदर 0 है तो वाई को ए वैल्यू असाइन होगी। ठीक है। अगर केस के अंदर 1 है तो आपका बी जो है वो वाई को असाइन हो जाएगा। क्लियर? लास्ट में अगर इन दोनों के अलावा नहीं है तो यू कैन असाइन वाई विद यू। इट मीन दैट इज अनडिफाइंड पार्ट। क्लियर? जिस केस को शुरू करवाया था वो केस एंड होगा, फिर एंड प्रोसेस होगा, और लास्ट में क्या होगा, आपका एंड बिहेवियर। अगेन यू कैन डिजाइन द 4:1 मक्स। पहले आपने 2:1 मक्स किया था, अब कितना करोगे, 4:1 मक्स। अगर 4:1 मक्स ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर 4 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। 4 इनपुट को उसने लिख रखा है ABCD, और आउटपुट कितनी होंगी, एक, दैट इज वाई। लेकिन अब ये पर्टिकुलर इनपुट कब आपके आउटपुट को जाएगी, दैट डिसाइड बाय योर कंट्रोल लॉजिक, और यू कैन से सिलेक्ट लाइंस। तो अगर 4 इनपुट है तो 4 इनपुट कैसे आई, 2 की पावर 2 करने पर, तो आपकी सर्कलेंस कितनी हो जाएंगी, 2। अगर सर्कलेंस 2 है तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, S0 S1 एज एन सर्कलेंस की तरह लिख लेंगे, जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है एज एन इन एसटीडी लॉजिक। लेकिन अगर आप बिट वेक्टर की फॉर्म में शो करवाना चाहते हो तो आपकी 2 है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इन एसटीडी लॉजिक वेक्टर फ्रॉम 1 डाउन टू 0। 1 डाउन टू 0 करने पर उसकी 2 ही वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी आपकी 1 से 0 पे जाएगा, तो एक वैल्यू आपकी S0 आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी, आपकी S1 आएगी। तो आपने जो S0 S1 की 2 वैल्यू आई है उसको केस की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। अगेन यू अप्लाई द प्रोसेस हियर। अगर प्रोसेस वर्ड यूज हुआ है तो कौन सी मोडिंग चलेगी, आपकी बिहेवियर मोडिंग चलेगी। फिर आपने केस के अंदर क्या किया, सॉरी, केस के अंदर आपने जब वैन को 0 0 किया, यानी S0 S1 दोनों 0 0 है, तो y को a जा रहा है, 0 1 पे y को b जा रहा है, और 1 0 पे y को c जा रहा है। क्लियर? उसके बाद आपका 1 1 पे y को, इसके अलावा अगर कोई पोर्ट रह गया है बताने वाला तो वो उसको असाइन हो जाएगा। फिर आपने उस प्रोसेस को पहले क्या किया है, एंड किया, फिर एंड प्रोसेस किया, और लास्ट में एंड बिहेवियर। क्लियर? तो दैट इज अ प्रोग्राम, यू कैन राइट द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ योर कॉम्बिनेशनल स्टाइल मॉडलिंग। So here we also done a program of 4:1 with the help of your structural style modeling. Clear? ठीक है।
तो सॉरी, ये जो प्रोग्राम है वो आपका 8:1 का है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर स्टाइल मॉडलिंग यूज की है, तो यहाँ बाय मिस्टेक 8:1 होना चाहिए। तो 8:1 के अकॉर्डिंग आपकी 8 इनपुट होंगी, जिसको आपने एक्स वेक्टर से शो किया हुआ है। अगर आपकी 8 इनपुट है तो वो 0 से लेकर 7 तक चलेंगे, इसलिए आपने बिट वेक्टर बना दिया 0 to 7। ठीक है, और सर्कल लेंथ कितनी होंगी आपकी 3। तो एस को उसने वही, सर्कल लेंथ भी आपकी इनपुट की तरह काम करती है, तो वो भी क्या होगी आपकी इन एसटीडी लॉजिक वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक होंगी 2 डाउन टू 0। इट मीन 0 1 2 3 सिलेक्शंस होगी, और y क्या होगी आपकी आउटपुट। आपने उस एंटिटी को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया विद द हेल्प ऑफ यर नेम एंटिटी मक्स 8:1 मक्स। अब आपने जो कंपोनेंट यूज कर रखे हैं मक्स के अंदर, क्लियर, तो वो कंपोनेंट को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे आपने क्या किया है, 8:1 मक्स बनाना है, तो आपने क्या किया, एक 4:1 मक्स लिया है, क्लियर, यानी कि दो 4 रेशो, आपने 8:1 मक्स बनाया है यूजिंग 2 4:1 मक्स। तो देखा जाए तो 2 4:1 मक्स की जो आउटपुट आएगी, उसको अगर दोबारा ऐड करना है तभी वो सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट होगा ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपने 8:1 मक्स बनाया यूजिंग 2 4:1 मक्स। इट मीन्स आप एक अपर साइड लगाएंगे 4:1 मक्स, एक लोअर साइड लगाएंगे। अब अगर एक ऊपर लगा रहे हैं और एक नीचे लगा रहे हैं, तो और उनकी एक की इनपुट 4 है। अगर आप इनपुट साइड से देखेंगे, अगर दो कास्केड फॉर्म में लगा रखे हैं आपने, एक अपर और एक लोअर इन योर वर्टिकल वे, तो आपको दिखने में दिखेगा कि 4 उसकी क्या है इनपुट एक ही है और 4 इनपुट एक ही। टोटल इनपुट्स कितनी दिखेंगी आपको 8, और आउटपुट कितनी आएगी, एक 4:1 से एक, दूसरे वाले 4:1 से एक। दोनों को आप कंबाइन करके जब एक किसी मक्स को दोगे, तो अगेन क्या यूज करोगे, 2:1 मक्स। इट मीन्स आपने 2 बार 4:1 मक्स यूज किया और एक बार 2:1 मक्स। तो एज पर योर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जो कंपोनेंट आपके बार बार रिपीट होते हैं उसको आप सिंगल टाइम क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। तो मैंने 4:1 मक्स 2 बार यूज किया था, मैंने सिंगल टाइम डिक्लेयर किया, जैसे आपने एंटिटी में डिक्लेयर किया था। इसमें एबीसीडी क्या होंगे आपके इनपुट है, एसटी लॉजिक वेक्टर क्या होगा, 2 होगा 4:1 में, 1 डाउन टू 0, आउटपुट क्या आपकी वाई है। और मक्स में वही सेम आपकी इनपुट क्या होंगी, ए बी एस, सर्कलेंस भी इनपुट का काम करेंगी, और वाई आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट। ठीक है, अब आपने जब 4:1 एक की आउटपुट आई है, उसको नेक्स्ट मक्स को दिया है, जो कि आपका क्या है 2:1 मक्स है। तो जब फर्स्ट 4:1 की आउटपुट आपके सेकंड मक्स की इनपुट बन रही है, यानी कि 2:1 की इनपुट बन रही है, तो उसमें जो बीच वाला सिग्नल है उसको क्या बोला है, P1 बोला है। ऐसे सेम सेकंड वाले में उसने क्या बोला है, P2। तो उसने बीच वाली इनपुट्स को ऐसे सिग्नल डिक्लेयर करवाया हुआ है P1 एंड P2। हेयर वी यूज पोर्ट मैप। उसने फर्स्ट 4:1 मक्स का लेबल क्या दिया है, X1। उस पे जो इनपुट जा रही हैं वो क्या है, X0 X1 X2 X3। फ्रॉम क्या होगा आपकी सीक्वेंस, उसमें क्या है 1 डाउन टू 0। आउटपुट उसने क्या लिया है, फर्स्ट की P1 और सेकंड वाले की P2। तो आपने पोर्ट मैप के अंदर ऐसे लिखते हो, पहले इनपुट आती हैं फर्स्ट की 4, 4 के बाद अगले वाले की 4, 4 5 6 7। ठीक है, और एस लेंस दोनों के लिए सेम होगी। फिर लास्ट वाले की जो इनपुट होगी वो उसकी आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, तो उसके में वो इनपुट की तरह बिहेव करेगी, P1 P2 इनपुट हो जाएगा, और लास्ट में आपका S2 इसके रिजल्टेंस का काम करेंगी, और Y क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी, यहाँ अगर उसने S लिया है, S1 होगा, यहाँ S2 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका S3। अगर उसने यहाँ पे S0 लिया है, यहाँ S1, और यहाँ क्या हो जाएगा, वो S2 हो जाएगा, और लास्ट में Y आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल आउटपुट आ जाएगी। और उस स्ट्रक्चर को आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। सो वी आल्सो डिजाइन वन कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द हेल्प ऑफ योर बिहेवियर plus your structural style modeling. In my later part of the videos, or which are coming soon, I will also present the various combination circuit design with the help of your VHDL code. And the VHDL code should be done either in data flow, either in behavioral, or either in structural style modeling. So today I will end with my lecture. Here in this part I will end my unit 3 and start my unit 4. Then I will overview my videos. You can say I over my slides, that is Baibu use generics and how the generics used in your component declaration and component instantiation. जेनेरिक्स का आपने बता दिया। जेनेरिक्स जो होते हैं वो सिंपली क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, वो सिंपली आपके राइज टाइम और फॉल टाइम और उसका साइज कितना है। फिर हमने जेनेरिक्स को डिक्लेरेशन में यूज किया, और जब वो डिक्लेरेशन में जहाँ से डिक्लेयर हुआ उसको हमने उसी का यूज किस में किया, कंपोनेंट इंस्टेंटेशन में किया। फिर हमने कन्फिग्रेशन बनाई, स्पेसिफिकेशन का यूज कैसे किया है, कि जब हमारा कोई कंपोनेंट एक से दो बार लाइक रिपीट हो रहा है, तो उसको हम स्पेसिफिकेशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके 2 एक्सोर गेट यूज हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन में लिखोगे आप X1 X2। अगर 3 एंड गेट यूज हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन में लिखोगे आप A1 A2 A3।
ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमने कवर किया कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिजाइन विद द हेल्प ऑफ योर VHDL मोड। तो जेनेरिक्स का मैंने कुछ एग्जांपल शो किए थे आपको। हेयर वी आल्सो यूज वन मोर एग्जांपल, जिसमें जैसे मैंने पोर्ट मैप की वैल्यू 6 दी है, तो आपने नैंड गेट को जब यहाँ डिक्लेयर करवाया है कंपोनेंट डिक्लेरेशन पार्ट में, वहाँ नैंड गेट को इंटीजर वैल्यू दी है। ठीक है, अगर नैंड गेट को इंटीजर वैल्यू दे रहा है लेकिन यहाँ जेनेरिक में आपने क्या दी है 6, तो 6 के अकॉर्डिंग वो यहाँ से इस सिग्नल को क्या करेगा, 6 वैल्यू किस में आ रही है, फाउंड डाउन टू 0 में आ रही है, तो वो एस को लेगा यहाँ से। अगर वो एस को ले रहा है तो एस आपका इनपुट बन जाएगा और S1 आपका क्या बनेगा, आउटपुट बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही फिर जेनेरिक में आपके अंदर आपने क्या लिया, 10 लिया, लेकिन यहाँ पे एंड गेट को कितना दे रखा है, 5। तो जेनेरिक्स में अगर 10 है तो 5 के ऊपर 10 पहले क्या होगा, आपका ओवरराइट होगा। तो यहाँ पे आपने 10 वैल्यू कहाँ यूज किया, SC में, तो SC उसका क्या बन जाएगा, इनपुट, और S3 क्या बन जाएगा, उसका आउटपुट। अब आपका S1 और S3 आ गया है, क्या रह गया आपका यहाँ पे S2 और S4 रह गया। ठीक है, तो वो आपका कहाँ यूज हो रहा है, A2 में। अब A2 एंड गेट है, उसका पोर्ट में किससे चलेगा, इनपुट एंड देन आउटपुट। तो एंड गेट का इनपुट क्या है, यहाँ पे उसने ये 1 to 5 वाला लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसने इसके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं करवाया कि वो कितना है। अगर बाय डिफॉल्ट उसने अगर अगर आप एंड को डिफाइन करना चाह रहे हो तो एंड की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, तो 5 वैल्यू कहाँ से लेगा, फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5 से लेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इनबिट, और S4 क्या हो जाएगा आपका, आउटबिट। नेक्स्ट फिर उसने इतने से ये दो जो इसमें अब दोनों का यूज हो गया, सिंपल पोर्ट मैप और जेनेरिक पोर्ट मैप का। इट मीन्स अगर आप सिंपल पोर्ट मैप यूज कर रहे हो तो जो गिवन है वो यूज होता है, लेकिन जेनेरिक्स में जो वैल्यू आपने यहाँ दी है और जो डिक्लेयर करवा रहे हो उसके ऊपर ही क्या हो जाती है, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। क्लियर। ठीक है, ड्यूरिंग सिमुलेशन डन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल यूज किया फ्रॉम प्रोपिगेशन डिले का विद टाइम लो टू हाई एंड हाई टू लो। Clear. And also you can explain the subtype of this time, why we use of why we need the configuration. Clear. Also explain and also use the configuration in the in how you can the particular configuration in your program. That is see by one example here. जैसे उसने एक फुल एडर का बनाया, तो फुल एडर में मेनली दो एंड गेट यूज होते हैं, दो एक्सोर, दो एंड और एक और गेट यूज होता है। तो उसने दो एक्सोर गेट यूज किए हैं, एक एंड गेट यूज किया और एक और गेट यूज किया, उसको पहले स्पेसिफाई करवा दिया। ठीक है, फिर उसका यूज किया है। अब उसका यूज हमने बाइंडिंग करनी है, बाइंडिंग बिटवीन डिफरेंट आर्किटेक्चर बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज योर यू कैन से configuration specification. Lastly, you can design the 2:1 mux, 4:1 mux, and 8:1 mux. The 2 and 4:1 mux done with the help of your structural molding style. Oh, sorry, data flow molding style. And the last one, 8:1, we can explain with the help of your structural molding style. So these that video is very much important for you. Thank you for listening my video. Thank you very much.